6. Welcome back again in my channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 components of food part 2. पार्ट 1 में हमने अपने फूड्स के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड के बारे में, बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में और प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। इसके साथ ही हमने पढ़ा था आर वी ईटिंग राइट, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सा भोजन हमारे लिए सही है, किस भोजन में न्यूट्रिएंट्स हैं और किन में नहीं है, कौन सा फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने बहुत सारे अपने फूड्स के टेस्ट के बारे में पढ़ा था, यानी उनकी टेस्ट की थी कि किस फूड में कौन सी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने टेस्ट फॉर शुगर किया था, यानी शुगर हमारे किस भोजन में शुगर प्रेजेंट है उसकी जांच हमने पढ़ी थी। हमने प्रोटीन के टेस्ट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने स्टार्च के टेस्ट के बारे में पढ़ा था, फैट के टेस्ट के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हैं उनका रोल क्या है। तो चलिए हम शुरू करेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये कहे जाते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स as they are burned by our body to release energy which we need for our various activities. A physically activity person like a construction worker, a sport person or a young child require a lot of energy. तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बर्न होकर हमें एनर्जी यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो लोग शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं, जो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जुड़े हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना या रोड बनाना, इन सब कामों को करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, या जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका जो काम है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा उनका मेहनत है, और इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट या फैट की आवश्यकता ज़्यादा होती है। फिर जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे हो, ग्रोइंग चाइल्ड हो, आप भी दिन भर काम करते हो या खेलते हो, तो आपको भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी ही देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो एनर्जी गिविंग फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है, दोनों से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। वाइल कार्बोहाइड्रेट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कंपेयर करते हैं कि दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, तो दोनों में से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और सेम अमाउंट में दोनों चीज़ें हम लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जो फैट है वे हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। वाइल कार्बोहाइड्रेट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। हालांकि फैट से हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। फैट टेंड टू रिमेन स्टोर्ड अंडर आवर स्किन फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड आर यूज्ड अप बाय आवर बॉडी ओनली if we have no more carbohydrate left to be burned. They are more like energy banks. Secondly, fats are difficult to digest while carbohydrates get digested very quickly. Excess of fats may cause a great deal of harm to the body. They are stored as fat tissues under the skin and cause obesity as well as heart problem.
तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। कंपेयर अगर करके देखें तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जबकि फैट क्या हो जाता है, हमारी स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर ये जमा हो जाता है। यदि हम जो इंस्टेंट एनर्जी, जब कभी हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में इसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है। यानी जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है जो कि हमारी स्किन के अंदर जमा हो जाती है, तो जिस समय हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती या हम फास्ट वगैरह रहते हैं और हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब जो ये एनर्जी हमारी स्किन के अंदर जमा होती है, जिसे कि हम एनर्जी बैंक भी कहते हैं, वो उस तरह से एनर्जी बैंक की तरह हमारी बॉडी के अंदर काम करती है और उस समय ये हमें एनर्जी देती है। दूसरी तरफ अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट जो है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, यानी जल्दी से ये नहीं पचता है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो वो उसका पाचन हमारे शरीर में जल्दी होता है। वसा की अधिकता से, यानी फैट की ज़्यादा, फैट अगर हम खाते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा हम खाते हैं या फैट हम ज़्यादा तेल घी ये सभी चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये हमारी त्वचा के नीचे ऊतकों के अंदर क्या होता है, ये ऊतकों के रूप में ये जमा हो जाता है और हमारे मोटापे को बढ़ाता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे जो हार्ट प्रॉब्लम है, उस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम की जो बात आती है वो फैट के जमा होने की वजह से ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन, जिसे कि हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी में कुछ रिपेयरिंग जो अगर होती है, जैसे कि मान लीजिए चोट लग जाता है या हड्डियाँ टूट फूट जाती हैं, तो उन सब के रिपेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होता है। प्रोटीन वाला खाना खाने से हमारी बॉडी में रिपेयरिंग जल्दी हो जाती है। फूड्स containing proteins are often called body building food. A growing child like you, pregnant woman, a person recovering from a disease would require protein in large quantity. तो हमारे शरीर की जो वृद्धि और विकास होती है उनके लिए भी, और हमारे शरीर में जो टूट फूट है उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है और हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी तरह के बच्चे हैं, बढ़ते बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो माँ बनने वाली औरतें होती हैं, या कोई जो बीमारी से उबरने वाला व्यक्ति होता है, उनको भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटीन वाला जो खाना होता है वो सभी प्रकार के दालों में मिल जाता है। जो भी दालें आप खाएंगे, छोले खाएंगे या राजमा या काली दाल होती हैं, जो उड़द की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, अरहर की दाल, जितनी भी तरह की दालें होती हैं, इसके साथ ही अंडे, मीट, मछली, इन सभी चीज़ों में क्या होते हैं, प्रोटीन की अधिकता इनमें ज़्यादा होती है। इसलिए ग्रोइंग चाइल्ड को ये सारी चीज़ें खानी चाहिए ताकि उनकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो अच्छा हो सके। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। विटामिन्स helps in protecting our body against disease and keep our eyes, bones, teeth and gums healthy. तो जो विटामिन्स हैं ये प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये डिजीज़ से हमारी बॉडी को बचाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में बनाते हैं, और इसीलिए इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। साथ ही ये हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को और हमारे गम्स यानी हमारी मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। ये बहुत से तरह के होते हैं और इसीलिए इन्हें कई नामों से जानते हैं हम, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी,
vitamin E and vitamin K. Our body need all types of vitamin in small quantities. विटामिन की ज़रूरत हमारी बॉडी को है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये मस्ट है हमारी बॉडी के लिए। आइए हम देखते हैं कि विटामिन ए क्या करता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जो होता है, ये हमारी स्किन के लिए और हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये उन्हें हेल्दी बनाए रखता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी। विटामिन बी जो होते हैं वो बहुत होते हैं, इसलिए उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी उनका एक ग्रुप है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डाइजेशन, मेमोरी एंड सो ऑन। तो जो विटामिन बी है, जो बी कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे जो विटामिन बी का जो ग्रुप है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है, हमारी मेमोरी में भी हमारी मदद करता है, और बहुत सारे तरह के काम में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर healthy bones and teeth. Our skin prepares vitamin D in the presence of sunlight. विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत आवश्यक है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, और इसकी वजह से क्या मिल जाता है हमें? कैल्शियम। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। जो कैल्शियम है उसका यूज़ करने के लिए हमें विटामिन डी की ही आवश्यकता होती है। फॉर हेल्दी बोन्स, ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत बने रहें, हमारे दांत मजबूत बने रहें। आवर स्किन प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी स्किन के अंदर, हमारी जो त्वचा है उसके अंदर कुछ परतें हैं, कुछ फैट जमा हैं, जिन पर विटामिन यानी सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारी कैल्शियम के साथ मिलकर हमें हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर टीथ इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए, खनिज भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, तो ये भी हमारी बॉडी में बहुत ही छोटी मात्रा में चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन ये एसेंशियल हैं, ये बहुत ही आवश्यक हैं, ताकि हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हम स्वस्थ बने रह सकें। बहुत लगातार अगर विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारा ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता और तरह तरह की परेशानियां भी सामने आती हैं। अब ये कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस बिल्ड आवर बोन्स एंड टीथ। ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं और जो हमारे दांत हैं उनको ये मजबूती प्रदान करते हैं। आयरन इज नीडेड टू मेक ब्लड। आयरन की आवश्यकता, लौह की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। आयोडीन हेल्प इन द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। आयोडीन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये हमारी फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक विकास में, जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास होती हैं, उनमें ये आयोडीन बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए हमें आयोडीन भी चाहिए। और ये सभी क्या कहलाते हैं? जो कैल्शियम है, जो आयरन है, जो आयोडीन है, जो फास्फोरस है, ये सभी क्या हैं? ये सभी मिनरल्स कहे जाते हैं। ओके, विटामिन में हमने पढ़ा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। तो आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सभी मिनरल्स कहे जाते हैं। इन सब की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, लेकिन ये ज़रूरी है और ये एसेंशियल भी है, ताकि हम हेल्दी रह सकें और हमारी बॉडी का ग्रोथ अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। वी ऑल नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स टू रिमेन हेल्दी। हम सभी को विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है ताकि हम स्वस्थ बने रह सकें। बट डू यू नो दैट vitamins गेट easily destroyed on cooking and washing too much। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विटामिन जो है
ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाता है अगर हम किसी भी जिस भी खाने में है अगर हम उनको कुक करते हैं या ओवर कुक करते हैं तो ये जो विटामिन्स हैं ये नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या हम फलों को और सब्जियों को अगर धोते हैं, काटने के बाद जैसे हम धोते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स उनके रिमूव हो जाते हैं, वो बह जाते हैं। इसीलिए हमें फलों और सब्जियों को, जो भी हम सब्जियां कच्ची खाते हैं उन्हें भी हमें पहले वॉश करना चाहिए, फिर उन्हें हमें काट के खाना चाहिए। किसी भी खाने वाले फल और सब्जी को ज़्यादा देर तक काट के नहीं रखना चाहिए, उससे भी वो ख़राब हो जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। और कोशिश करें आप कि जब भी आप कोई फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं तो उन्हें पहले वॉश कीजिए, फिर उनको काट के खाइए। ऐसा नहीं कि पहले हमने काट लिया बाद में वॉश कर लिया, तब तो कोई फ़ायदा उससे नहीं होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए सोर्सेस, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। किन किन चीज़ों में विटामिन हमें मिल जाते हैं, हमने पढ़ा था अभी। विटामिन डी हमारे सूर्य की रोशनी से हमें मिल जाती है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं वो विटामिन, ये सूर्य की रोशनी को फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए सूर्य की रोशनी भी हमारी बॉडी को चाहिए। विटामिन सी जो कि नींबू या खट्टी चीज़ों में पाई जाती हैं, उससे हमें विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन बी हमें अंडे में और बहुत सारी चीज़ों में पाया जाते हैं, और विटामिन बी का जो ग्रुप होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए हमें गाजर में सबसे ज़्यादा मिल जाता है, पपीते में मिल जाता है, और ये हमारी आई साइट के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस ये हमें दूध से मिल जाता है। आयरन जो है हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, और ये हमें एप्पल से मिल जाता है। आयोडीन हमारे नमक से हमें मिल जाता है, और रफेज यानी जिसे हम रेशेदार चीज़ें कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारे फूड डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। अब ये रफेज क्या होता है, इनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। आवर बॉडी ऑल्सो नीड रफेज। रफेज क्या होते हैं, रफेज होते हैं रेशेदार चीज़ें। जैसे हमने साग खाई या कोई छिलके वाली सब्जियां खाई तो उनके अंदर क्या मौजूद है, उनके अंदर एक रेसे जैसी चीज़ मौजूद है, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। तो आवर बॉडी ऑल्सो नीड रफेज और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और सभी एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, यानी कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। साथ ही हमें रफेज और वाटर भी चाहिए होते हैं। रफेज क्यों चाहिए होते हैं, रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाई द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उनमें जो रफेज हमारी बॉडी को चाहिए वो मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिल पाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें, जैसे हम फल है, सब्जियां हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, हरी साग हैं, तो इन सभी से हमें ये रफेज मिलते हैं। इसके अलावा पॉरेज, लेंटिल्स, कुकम्बर एंड ग्वावा, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं यानी साग, आर सम सोर्स ऑफ रफेज। और ये सभी क्या हैं, हमारे रफेज के स्रोत हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर body but is helpful in digestion of our food and add it to bulk. These avoid constipation and helps our body get rid of undigested food. रफेज से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन या पाचन के लिए आवश्यक है। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाते हैं, ये कब्ज कहलाता है, हिंदी में इसे हम कब्ज कहते हैं, जिसमें पेट साफ नहीं होता और इंसान परेशान रहता है। तो ये उससे भी हमें बचाता है, और हमारे शरीर से जो भोजन के अनपचे भाग हैं, जो भोजन के उन हिस्सों को जो कि अनपचे भाग होते हैं कहलाते हैं, उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो इस तरह से ये जो रफेज है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाटर के बारे में, यानी पानी के बारे में।
Water helps our body to digest and absorb nutrients from the food. It also helps in getting rid of waste from the body in the form of urine and sweat. We get water from the liquid we drink, such as water, milk, lassi, lemonade, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Fresh vegetable and fruit also provide water to our body. तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर पानी के बारे में। तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यही तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, उन्हें एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। पानी हमारे शरीर को भोजन के पोषक तत्वों को पचाने और उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर के अंदर से जो वेस्ट जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि यूरिन के थ्रू या स्वेट यानी पेशाब या पसीने के रूप में हमारे शरीर से जो वेस्टेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें ये बाहर निकालने में मदद करता है। और हम जो भी लिक्विड लेते हैं वो हम कई रूपों में लेते हैं, जैसे कि हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, लेमोनेड यानी नींबू पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी लिक्विड्स हैं और ये हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी को ही पूरा करते हैं। वी ऐड वाटर टू मस्ट कुक फूड। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की आवश्यकता है वो कुकिंग किए हुए फूड से भी पूरी हो जाते हैं। जैसे कि हम खाना पकाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, तो जो हमारा भोजन है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और फिर हम उस भोजन को खाते हैं। तो इस तरह से भी हमारे पानी की कमी को उस भोजन से पूरा किया जा सकता है। फ्रेश वेजिटेबल एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। इसके अलावा जो ताज़े फल और सब्जियां हैं उनमें भी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो भी हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट है जिसे हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहले देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं उन्हें आपको पहचानना है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ये फॉल्स है, क्योंकि वाइटमिन्स जो है वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, तो आप इसमें फॉल्स लगा लीजिए। ओके, तो पहला वाला हमारा क्या है, ये है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है, solution of copper sulfate and caustic soda are used to test the presence of protein in food। तो ये करेक्ट है, तो ट्रू लगा देंगे। देर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन नॉन एड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यस, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। नो, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। तो ये फॉल्स है हमारा, तो हम इसमें फॉल्स लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट गिव्स ट्वाइस एज मच एनर्जी एज फैट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फैट से हमें दुगनी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। तो ये स्टेटमेंट गलत है और आप यहाँ पे रॉन्ग लगाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अब है हमारा, डज एवरीवन इन योर फैमिली रिक्वायर द सेम फूड। क्या आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, क्या उनको एक जैसी रिक्वायरमेंट होती है फूड्स की? तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, या कोई जैसे दादा दादी हैं, तो हम सभी के लिए फूड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। बच्चों को, जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, उनको प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा चाहिए होता है, और जो आपके दादा दादी हैं उन्हें लाइट फूड चाहिए होता है। तो इस तरह से हम सभी की जो फूड रिक्वायरमेंट है हमारी फैमिली में वो डिफरेंट होती हैं। इन द इज़ द फूड टेकन बाय योर यंगर 1 year ओल्ड ब्रदर और सिस्टर द सेम योर्स। क्या आप ही की तरह आपका जो छोटा भाई या बहन है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, क्या आप ही की तरह वो भी रोटी या चावल या साग सब्जी खा लेते हैं? नहीं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको बिल्कुल सॉफ्ट खाना चाहिए होता है, जैसे दलिया, खिचड़ी या हलवा, इस तरह का खाना वो खाते हैं।
Does your grandmother prefer the same food as eaten by your uncle who may be 20 to 25 years of the age? Give reason. आपके दादा दादी भी क्या वही खाते हैं जो आपके अंकल जो कि 20 से 25 साल के हैं वो खाते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे अंकल जो आपके अंकल हैं वो 20-25 साल के हैं, वो और उनको ग्रोथ के लिए वो भी एक ग्रोइंग एज में है, तो उनका जो भोजन होगा वो प्रोटीन से भरपूर होगा, जबकि जो आपकी ग्रैंड मॉम हैं उनका भोजन जो उनका फूड होगा वो बिल्कुल लाइट होगा, जो कि वो आसानी से पचा सकें। ओके, तो हम सभी का जो भोजन है, हम सभी फैमिली मेम्बर्स में जो डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका जो भोजन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। Food we normally eat in a day is order. A balanced diet consists of adequate proportion of proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. It should also contain some amount of indigestible fiber or roughage to prevent constipation. No single food item supplies all the essential nutrients in the amounts we need. Therefore, different food items are to be combined to get a proper and balanced nutrition. In a balanced diet, energy giving food like carbohydrate, fats in each meal are balanced with bodybuilding food, protein and protective food, vitamins and minerals. तो यहाँ हम अब बात करेंगे बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, यानी वो आहार जिसमें एक दिन में आमतौर पर या सामान्यतः हम जो भी भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्वों की सभी मात्राएं, पोषक तत्वों की जो पोषक तत्व हैं हमारे, उनकी एडिक्वेट अमाउंट यानी पर्याप्त मात्रा हमारे भोजन में शामिल हो। एक दिन में आमतौर पर या सामान्यतः जो भोजन हम खाते हैं उसे हम आहार या डाइट कहते हैं, और वो आहार संतुलित तब बनता है जब उसमें सही अनुपात में या पर्याप्त मात्रा में भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इनके साथ ही हमारे भोजन में अपचनीय, जिसकी बात हमने ऊपर करी थी फाइबर की, डाइटरी फाइबर की, वो जो डाइटरी फाइबर्स हैं या रेशेदार जो भोज्य पदार्थ हैं हमारे, वो भी थोड़ी मात्रा में शामिल होनी चाहिए ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो या कब्ज की प्रॉब्लम से हमें हमारा बचाव हो सके। तो ये हो गया हमारा संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। तो ऐसा कोई भी एक आहार नहीं है, कोई भी एकल आहार ऐसा नहीं है जो कि जिसमें कि भोजन के सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति वो अकेला एक भोजन कर सके। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो केवल एक ही भोजन हमारा वो सभी काम नहीं करता, जिससे कि हमारी शरीर में जिसकी की आवश्यकता होती है। अतः उचित और संतुलित पोषण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का हमारे भोजन में शामिल होना आवश्यक होता है। संतुलित आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले के रूप में हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट्स खाते हैं, और बॉडी बिल्डिंग के लिए हम प्रोटीन वाला खाना खाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड के लिए हम विटामिन्स और मिनरल्स रिच फूड लेते हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जो डाइट है बैलेंस तभी कहलाएगा जब उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो या सम्मिलित हो। ओके, चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारा जो संतुलित आहार है उनमें कौन सी चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो किन चीज़ों में मिलता है, प्रोटीन किन चीज़ों में मिलता है, फैट्स किन में मिलते हैं, ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सीरियल्स एंड होल ग्रेन्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हीट फ्लोर ऑफ कोर्स इज ऑल्सो रिच इन फाइबर।
तो सीरियल्स यानी कि जो अनाजें हैं, होल ग्रेन यानी कि जो साबुत अनाजें हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और व्हीट फ्लोर यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, वो तो चोकर युक्त, अगर हम गेहूं का आटा खाते हैं उसमें से चोकर अगर हम छान कर नहीं हटाते तो ये एक बहुत ही अच्छा फाइबर का काम करता है, जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है या नहीं रहती। तो हमें जब भी आटा खाना चाहिए तो उसमें जो फाइबर है, उनके जो ग्रेन में फाइबर मौजूद होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उन्हें छानकर, आटा को छानकर उस चोकर को फेंक देते हैं। तो हमें उस चोकर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसका सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और वो हमारा डाइटरी फाइबर का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस सच एज ब्लैक ग्राम, यानी जिसको हम चना दाल कहते हैं। तो जो पल्सेस होती हैं जिसको हम ब्लैक ग्राम या चना दाल कहते हैं, ग्रीन ग्राम जिसे हम मूंग दाल कहते हैं, एंड ब्लैक ग्राम जिसे हम उड़द दाल कहते हैं, और गुड एंड ईजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सब में बहुत ही अच्छी और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। और फूड रिक्वायर्स प्रोटीन फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। और प्रोटीन की आवश्यकता हमारी बॉडी में मसल्स के रिपेयर के लिए और सेल के रिपेयर के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, देयरफॉर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। और इसीलिए बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। एग, मीट एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन। और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा हमें अंडे से, मीट से और मछली से मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। तो कई बार कई लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो अपने भोजन में इन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, तो इस जगह पे वे राजमा, चना और इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा प्रोटीन, या सोयाबीन भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो जो लोग भी वेजिटेरियन हैं वो इन चीज़ों का उपयोग करके प्रोटीन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस हैव सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। पल्सेस में कुछ मात्राएं विटामिन्स और मिनरल्स की भी होती हैं। वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच यानी कि जो पालक होता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर और ओकरा जिसे कि हम भिंडी कहते हैं, टोमेटो एंड कैरेट आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर टू। इन सभी चीज़ों में जो भी वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट्स हैं, उन सभी के अंदर डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए हमें उनको तो अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके भोजन के साथ आपकी जो मम्मा हैं वो सलाद ज़रूर परोसती हैं। तो वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि आपको जो डाइटरी फाइबर्स की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, वो उससे पूरी हो जाए। तो आप उस सलाद को अवॉइड बिल्कुल मत करिए और आप अपने भोजन में सलाद ज़रूर खाएं। मिनरल्स एंड फाइबर्स, कैरेट्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट्स में सबसे ज़्यादा जो कैरेट्स होते हैं, गाजर होते हैं, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसलिए हमें गाजर ज़रूर खाना चाहिए सीजन में। नेक्स्ट है हमारा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन आयरन एंड विटामिन्स। ग्रीन यानी कि जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, जिनको कि आप नहीं खाते, साग नहीं खाते हो आप, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में आयरन है, जो कि हमारे ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन्स तो उसमें है ही है, जो कि प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आता है और हमें रोगों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी को प्रदान करता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, चीज़, बटर मिल्क जिसे हम लस्सी कहते हैं, आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इन सब में कैल्शियम की मात्रा होती है और फॉस्फोरस भी, एंड सम विटामिन्स भी, और उनमें कुछ मात्रा विटामिन्स की भी होती है। स्किम्ड मिल्क इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर elderly person as it has the same amount of nutrient as normal milk। तो जो स्किम्ड मिल्क होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं सभी के लिए, ओके। बट
विथ लेस फैट, लेकिन उनमें क्या होनी चाहिए, उनमें क्या होता है, जो फैट होता है वो कम होना चाहिए। एज पॉसिबल, अगर संभव हो सके, एज पर एज पॉसिबल यू शुड ईट सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर संभव हो सके तो आप सभी को सीजनल फ्रूट्स यानी कि जो मौसमी फल होते हैं और जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। Nowadays, because of the availability of cold storage, vegetables and pulses can be stored for a long time. However, stored food may lose some of their nutrients during storage. Some disorder the body are caused by the intake of food item in a wrong proportion. Okay, or adequate quantity of carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins and roughage, जिसे हम फाइबर कहते हैं, as per the requirement of a person constitute a balanced diet for him or her. The daily diet of 10 to 12 years of old child may include 2 cups of cooked cereals, half a cup of cooked pulses, 2 cups of milk, a small quantity of green leafy vegetables cooked or uncooked, a cup of cooked fruit. A child not taking a balanced diet over a long period may get easily tired, have stunted growth and weak eyesight and may be obese. तो यहाँ पर अब हमने बैलेंस डाइट की जो बात करी थी, तो बैलेंस डाइट हमने पढ़ लिया और हमारा बैलेंस डाइट के अंदर आने वाले जो पोषक तत्व हैं वो किन में कैसे मिलेंगे ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन आजकल क्या है कि कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है हमारे पास, जिसमें कि लंबे समय तक हम फलों और सब्जियों को भंडारित करके रखते हैं। तो आजकल जो कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता है उसके कारण फ्रूट्स और वेजिटेबल को अधिक समय तक स्टोर किया जा सकता है, जबकि हालांकि जो स्टोर्ड फूड या भंडारित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके कुछ पोषक तत्व भंडारण के कारण यानी स्टोर करने के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो हमारा भोजन है उसके जो पोषक तत्व नष्ट हो जाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो रॉन्ग प्रोपोर्शन में या गलत अनुपात में जब हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं या प्रॉब्लम होने लगती हैं। एक व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स या खनिज पदार्थ, विटामिन और डाइटरी फाइबर जो उनके लिए होनी चाहिए एक संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। 10 से 12 साल के बच्चे के दैनिक आहार में 2 कप पके हुए अनाज, आधा कप पकी हुई दालें या जो भी दाल उपलब्ध हो, 2 कप दूध, थोड़ी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां जो पकी हुई हों या जो कच्ची भी हों, दोनों ही 1 कप स्थानीय रूप से जो आपके आसपास जो सब्जियां उपलब्ध हैं वो स्थानीय रूप से उपलब्ध जो आपके पास सब्जियां हैं वो 1 कप होनी चाहिए, और जो सीजनल फ्रूट हैं वो सभी शामिल होने चाहिए 10 से 12 साल के बच्चे के डाइट में। अगर कोई बच्चा लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं लेता है तब क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी कहता है कि मैं थक गया हूँ, या उसे बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती हैं, उनके वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनकी आई साइट या दृष्टि या देखने की जो क्षमता होती है वो भी कमज़ोर होने लगती हैं। और साथ ही और क्या होता है, उनकी स्थूलता बढ़ने लगती है। स्थूलता क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो मोटापा दिखने लगता है, मोटापा उसके शरीर में दिखाई देने लगता है और उसको ऐसा लगता है आलस के मारे कि वो बैठा ही रहे, उसे वो चुस्त और फुर्त नज़र नहीं आता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जैसे चलिए कभी कभार तो हो गया कि आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, लेकिन लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो नज़र आने लगती हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि संतुलित आहार ही लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सम स्कूल प्रोवाइड मिड डे मील टू स्टूडेंट, प्रिपेयर अ डाइट चार्ट टू
provide a balanced diet to a 12-year-old child. In this meal include food items which are inexpensive and commonly available. तो कुछ स्कूलों में आपने देखा होगा कि मिड डे मील की व्यवस्था होती है। कुछ स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराया भी जाता है और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक डाइट चार्ट या एक आहार तालिका बनाते हैं जिसमें 12 साल के बच्चे को संतुलित आहार मिल सके, ऐसी आहार तालिका बनाई जाती है और उसमें वे उन्हीं खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं जो कि सस्ते भी हों और आम तौर पर उपलब्ध हों, ताकि सभी बच्चों को भरपूर मात्रा में बैलेंस डाइट प्रोवाइड किया जा सके। तो ऐसा स्कूल वाले जो करते हैं वो एक बहुत ही अच्छा कदम है प्रॉपर ग्रोथ की तरफ बच्चों की, ताकि उनके जो ग्रोथ है वो रुके ना, अवरुद्ध ना हो। तो चलिए आज की हमारी पढ़ाई यहीं तक रहेगी और आगे हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग डाइट से। तब आप यहाँ पे जो चेक पॉइंट है उसे आप एज ए होमवर्क इसे कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड बाय।